नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। अशोकनगर की जिले की राजनीति में इस समय राव परिवार को लेकर खूब सारी चर्चाएं हैं और ये चर्चाएं इस वजह से हैं कि राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त अजय यादव और उनकी माताजी बाई साहब यादव ने हाल ही में बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिन पहले ही यादवेंद्र सिंह को कांग्रेस पार्टी ने मंगावली से अपना प्रत्याशी बना दिया है। अशोकनगर जिले की सबसे बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एसआर अशोकनगर पे आज अजय और यादवेंद्र दोनों एक साथ हैं। आप दोनों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जी अजय, पहला सवाल आपसे मेरा है कि कल जब हम आपको सुन रहे थे तो आप कह रहे थे कि उपेक्षा हुई है और बीजेपी बीजेपी नहीं रही। तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपने तो आँख खोली उस दिन से बीजेपी देखी है बचपन से राव साहब के साथ में, तो कितना डिफरेंस दिख रहा है भाजपा में? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ और जिस दिन से मैं भारतीय जनता पार्टी मैंने होश संभाला है उस दिन से पहली बार इस बार ऐसा लगा है देखने को, इतना भ्रष्टाचार और इतना आतंक जिस प्रकार से हमारे अशोकनगर जिले में फैला हुआ है, चाहे वो कोई भी विभाग हो, अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको जनता से भी यही जवाब मिलेगा कि ऐसा समय हमने कभी ना भारतीय जनता पार्टी में देखा ना कांग्रेस में देखा। आपने भी लगभग यही आरोप लगाए थे, तो बीजेपी की सरकार में मतलब संगठन स्तर पर स्थितियां ज़्यादा खराब हुई हैं या प्रशासनिक तंत्र को लेकर? देखिए, दोनों तरह से स्थितियां खराब हैं भारतीय जनता पार्टी में। संगठन वाले भी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते थे और प्रशासनिक स्तर पर भी बात करें तो वहाँ भी भ्रष्टाचार चरम पर है और तो और जनप्रतिनिधि भी इसमें लिप्त हैं। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है हमारी। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये लंबे समय से हो रहा है, तो इन चुनाव के समय ये फैसला लेने की क्या जरूरत पड़ी? ये इसके खिलाफ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल, मैं राव साहब को पिछले 20 वर्षों तक लगातार कवर किया और उन्होंने भी इस संघर्ष को कई बार झेला है। लाठी टेक आंदोलन अधिकारियों के खिलाफ करना पड़ा, तो भगने की जगह अड़ने की स्थिति क्यों नहीं बन पाई? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वह समय, उस समय भारतीय जनता पार्टी थी जी। आज भारतीय जनता पार्टी नहीं है और वहाँ लड़ने और अड़ने की बात हम करें, हम हमारे कार्यकर्ता के लिए, हमारी जनता के लिए हम हमेशा लड़ने तैयार रहे हैं और हमेशा लड़े हैं और आज तक भी लड़ते आए हैं। लेकिन यह वैसा नहीं कि हमने अभी क्यों छोड़ी, हमने लगातार संघर्ष किया। जब कई ऐसे विषय आए, हम संघर्ष करने के बाद भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तब ऐसी परिस्थिति आई तो हमें मजबूरन भारतीय जनता पार्टी को त्याग पत्र देना पड़ा। अच्छा, एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा था, जब कुछ दिन पहले आपको टिकट मिला था तो बड़ा पसापू था आपके समर्थकों में और राव परिवार के समर्थकों में कि कुछ लोग बीजेपी में आपके परिवार के, आप कांग्रेस में चले गए। तो इस फैसले के बाद, इनके इस्तीफा देने के बाद कुछ सहूलियतें और आसानी लग रही है चुनाव में? देखिए, बिल्कुल हम कह रहे हैं एक एक व्यक्ति बड़ा महत्वपूर्ण होता है चुनाव में जी। और हमारा परिवार आज हमारे साथ में है, तो सबसे पहले मैं मेरे परिवार को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया और सच्चाई का साथ दिया। चूँकि मेरे पिताजी ने हम लोगों को यही मार्गदर्शन दिया था, यही सिखाया था, तो आज मैं बड़ा खुश हूँ कि आज मेरा परिवार मेरे साथ में खड़ा हुआ है। और पुनः इन लोगों को मैं बधाई देता हूँ, इनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ और ऐसे ही सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहें और मेरे पिताजी के पद चिन्हों पर चलते रहें। अच्छा, आपको लेकर भी एक बात समझी जा रही है कि सेक्रीफाइस किया है आपने, अच्छी भली राजनीति, राजमंत्री का दर्जा था तो भाई को टिकट मिल गया, इस वजह से खुद को जो है झोंकना पड़ा जो है चीज़ों में। नहीं, मैं आपको बता दूं जी, उनको टिकट और उन्होंने 6 महीने पहले कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। मैं 6 महीने से अभी भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन उनकी विचारधारा अलग थी, मेरी अलग थी। लेकिन समय रहते जब मैंने देखा, मैं खुद अपने आप में परेशान रहा कि मैं कार्यकर्ताओं के काम नहीं करा पा रहा। मैं एक आपको छोटी सी घटना अभी 5 दिन पहले की सुना देता हूँ, बहुत छोटी सी है। शहराई बेल्ट में ऐसे 7-8 गाँव हैं जिन्हें 5 और 6 दिन, आज से 6 दिन पहले लाइट नहीं है। 6 दिन से लगातार आज तक भी उन गाँवों में लाइट नहीं है। और उन गाँवों के जब लोग मुझे 2-3 दिन फ़ोन लगाए, मैंने बड़े अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा हाँ कल करा देंगे, फिर कल की तो कहाँ कल करा देंगे। एक दिन वो सारे लोग इकट्ठे होकर मेरे पास आए कि साहब हमारी धान सूख रही है, और कुछ ऐसे लोग उसमें थे जिनको आंसू आ गए उनकी आंखों। तो मुझे भी देख के इतना बुरा अपने आप में लगा कि मैं अपने पिताजी की पद चिन्हों पर रहकर राजनीति कर रहा हूँ और मैं इनको लाइट की, बिजली की व्यवस्था नहीं करा पा रहा और ऐसे समय में किसानों का साथ नहीं दे पा रहा, तो मुझे किसी भी पद पर रहने से धिक्कार है। तो ये इस तरह के बहुत सारे कारण। अच्छा, एक सवाल जो आज तक जो है सिर्फ लोग समझ ही रहे हैं, आज तक उसका जवाब किसी को नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब आप बीजेपी छोड़ रहे थे तो क्या आपने अजय अम्मा से इस तरह को लेकर बात नहीं की कि आप भी चलो कांग्रेस में? देखिए क्या होता है, ये अपनी अपनी मर्जी का काम है
और उस समय चर्चा हुई थी तो कहीं ना कहीं इन लोगों को मोह था भारतीय जनता पार्टी से के साथ। मतलब पुरानी चर्चा पार्टी आपने है, इनके बीच में हाँ, बातचीत हुई पुरानी पार्टी है, परंतु अब समय के रहते इन लोगों की भी आंखें खुली, कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। आपको अजय ने अभी एक उदाहरण बताया, ऐसे उदाहरण रोज हो रहे हैं और हम देख रहे हैं। बहुत खराब स्थिति है, पूरे क्षेत्र की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, भ्रष्टाचार चरम पर है। नहीं अजय, जब आप चुनाव में जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर विरोध होगा, और विरोध इस बात को लेकर भी होगा कि साहब जब तक पद पे थे, मलाई वाली स्थिति थी, तब तक तो ठीक रहा, एन चुनाव के समय उन्होंने जो है भाई के लिए पार्टी बदल दी। मैं आपको बता दें साहब, मेरे पूज्य पिताजी 1980 से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, और जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी तब से लगातार उन्होंने अशोकनगर और गुना जिले की राजनीति में अपने खून से भारतीय जनता पार्टी को सींचा है। हमने और हमारे पिताजी के उसूलों को चलते आ रहे हैं, उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ा, चाहे समय खराब हो चाहे अच्छा हो। लेकिन हमें जब हमारी उपेक्षा होने लगी, जब हमें कोई सुनने वाला नहीं और जो भारतीय जनता पार्टी थी वो नहीं रही, तो इस मजबूरी में हमें ये सब कदम उठाना पड़ा है। हाँ, एक्चुअली मैं यादव जी यही सवाल पूछना चाह रहा था कि मैं राव साहब के संघर्ष को देखा है, बीजेपी नहीं छोड़ी, लड़े, आपस में बातचीत की, मगर वहां उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो उनकी सुनते थे और लड़ने के बाद भी पार्टी से कभी किनारा नहीं करा। तो क्या अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, ऊपर सुनवाई नहीं है? बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आज मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। यदि वो होते तो मैंने 6 महीने पहले छोड़ी, अजय ने 6 महीने बाद छोड़ी, वो होते शायद हम लोगों से 1 साल पहले छोड़ देते। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वो हमेशा जनता के लिए और अपने उसूलों की लड़ाई लड़ी, सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी। वो आज ऐसी स्थिति में रहकर, अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में होते और ऐसी स्थिति होती तो वो हमसे पहले ऐसा निर्णय ले चुके होते, क्योंकि उन्होंने कभी झुकना दबना कभी नहीं सीखा जीवन में। हमेशा उनके समय के बहुत सारे लोग अभी हैं वहां पर बीजेपी में, क्या उनसे कभी नेगोशिएशन या बातचीत आप नहीं कर पाए? बिल्कुल उनसे बातें चीतें हुई, वो लोग खुद पीड़ित हैं। पहली बात तो अगर जिला स्तर पे हमारे पदाधिकारियों की बात करें जो उनके समय के हैं, वो उनको दरकिनार कर दिया गया है। आप भी देख रहे होंगे कि वो कहीं दिखाई नहीं देते, कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव किया गया है। और अगर ऊपर स्तर की भी बात करें तो उनके जो साथी थे वो लोग भी कहीं ना कहीं दरकिनार हैं। नहीं, आप तो बीजेपी में भी बड़े पद पर हैं, उपाध्यक्ष जैसे पद पे हैं। तो जब से सिंधिया जी आए और जो नाराज बीजेपी महाराज बीजेपी, आपको लगता है कि इससे चीजें ज्यादा खराब हुई? बिल्कुल 100% इसी से चीजें खराब हुई। जब से ये लोग आए हैं, इनके जनप्रतिनिधि आए हैं, लगातार भ्रष्टाचार और जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता थे उनको धक्का देने का काम इन लोगों के द्वारा किया गया है, और अपने लोगों को आगे बढ़ाया और उपेक्षा लगातार की गई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की। बिल्कुल हो रहा है। आप किसी भी कार्यकर्ता से जाके अगर आप जाएंगे उनके बीच में और उनसे पूछेंगे, वो अपने दिल पे हाथ रख के अगर ईमानदारी से कहेंगे तो वो बिल्कुल उनकी अंदर की आत्मा की आवाज़ आपके सामने आ जाएगी कि वो कितना पीड़ित हैं। नहीं, तो इस बात को लेकर आपने कभी सिंधिया जी से बात नहीं की कि आपके मंत्री जो है इस तरह, जैसे कल यादव आरोप लगा रहे थे कि खदानों को लेकर या परिवार को जो है फायदा हुआ है, तो कभी आपने वहां जाकर कही नहीं कि विरासत हम लोगों की लंबी है और आपके कारण या आपके लोगों के कारण परेशानी हो रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने हमेशा जब मुझे समय मिला, चाहे सिंधिया जी के पास बात रखनी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी के पास बात रखनी हो, चाहे हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के पास बात रखनी, समय समय पर उनकी बात रखी है। अशोकनगर जिले में क्या हो रहा है, किस विधानसभा की क्या स्थिति है, जितनी सारी बातें होती थी मैंने अपने उच्च स्तर के सभी पदाधिकारियों के पास मैंने अपनी बात रखी है। ये एक बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं आप दोनों भाई मिलके कि बीजेपी में अब वो जैसी स्थितियां नहीं रही जैसे पहले रही थी। तो आपको लग रहा है कि आगे और चीजें खराब होने वाली हैं? बिल्कुल, आगे और चीज़ें खराब होने वाली हैं, क्योंकि अब तो लड़ाई सत्ता और पैसे के लिए चल रही है, ग्रुपबाजियाँ चल रही हैं। और आने वाला जो 2023 का चुनाव, इसी में आपको स्थिति दिख जाएगी तो कि किस तरह से। आप तो बचपन से बीजेपी के, आप अगली बीजेपी कहाँ दिख रही है आपको? क्या लग रहा है कैसी होगी वो? अब अगली बीजेपी खत्म होने वाली है, ये स्थिति में है, क्योंकि जब कोई भी पार्टी हो या कोई भी चीज़ हो, अगर वो एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचती है उसके बाद आप जानते हैं उसका पतन शुरू हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी निश्चित ऊंचाई पर पहुंच गई है, अब उसका पतन शुरू हो गया, नीचे की तरफ लौटना शुरू हो गया है। अब मुझे नहीं लगता कि अधिक समय लगेगा कि इसको बर्बाद होने में। अच्छा, कल जब आप इस्तीफा दे रहे थे तो एक बड़ा बयान इन्होंने ये दिया था कि आपको राज्य मंत्री जो बनाया गया था वो नाम दरोगा था, यानी हमारी देसी भाषा में झुंझुना पकड़ा जाना। आपको लगता है सही में झुंझुना था ये? जी, मैं आपको बता दूं जी, मुझे कहा गया था कि आपको राज्य मंत्री नहीं, आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद राज्य मंत्री का दिया और ऐसा विभाग दिया, उस विभाग में
मुझे लगभग 1.25 साल का मेरा कार्यकाल रहा। वो कार्य जो विभाग मुझे दिया गया वो विभाग 6 साल से मुझसे पहले बंद था और जब दिया गया मुझे और उसी समय चालू किया गया। मैंने सोचा कि मैं राज्य मंत्री का दर्जा मुझे मिल गया तो मैं अपने अशोकनगर जिले के लिए तीनों विधानसभाओं के लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा विकास जो इसके माध्यम से हो सकेगा वहाँ कर सकूँगा। तब मैं उस पर बैठा जाके और मैंने देखा कि इसमें एक पैसे का भी काम एक पैसे का भी विकास का काम नहीं करा सकता हूँ जनता के लिए। तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने सीएम साहब से बात भी करी। मैंने ये कहा कि कम से कम मैं अगर इस पद पे बैठा हूँ और आपने मुझे बिठाला है तो मुझे कम से कम ऐसा कुछ दीजिए कि मैं क्षेत्र में कुछ करके जाऊँ और मेरा नाम रहे कि मैं कोई राज्य मंत्री बना था अशोकनगर जिले से, निगम में बना था, तो कुछ अशोकनगर जिले के लिए सौगात मिली। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इतने दिन से जब आप रहे तो 1 रुपए का कोई बजट का या योजनाओं को लेकर कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं। तो फिर एक आरोप आपने ये लगा कि भले ही राज्य मंत्री थे और जिले में भी नहीं सुन रहे थे आपकी, तो हाँ नहीं सुनी गई, तो ये झंझो नहीं हुआ। बिल्कुल, मैं तो यही मानता हूँ। अच्छा, एक और चीज है, याद में जब आप नहीं थे और ये राज्य मंत्री थे तो एक सवाल बहुत उठता था, राव साहब को समर्थक बहुत लोग हैं, एक विरासत को लेकर हमेशा एक बात उठती थी कि राव साहब की विरासत अब संभालेगा कौन, यादविंद के हाथ में आएगी या अजय उसको संभालेंगे। तो क्या इस सवाल को लेकर क्या कभी घर में भी द्वंद्व रहा है? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं, हम दोनों भाई एक हैं जी, और हमेशा एक थे, एक हैं और आगे भी एक रहेंगे। ऐसा विरासत वाला कोई विषय नहीं है। हम एक परिवार हैं, भाई हैं, मिलजुल के ही सभी कार्य करते हैं और आगे भी हम मिलजुल के ही जनता की सेवा करेंगे। मैं वही फिर यही सवाल आपसे भी है। तो राव साहब असली में एक विरासत से ज़्यादा एक विचार है बहुत बड़ी स्थिति में। तो अजय और यादविंद दोनों में देखा जाए तो कहाँ आप अपने आप को मानते हैं उन सी चीज़ों? देखिए, हम 3 भाई जी, उसमें अक्षय भी आप जी। तो राजनीति में समाज सेवा का कार्य जो हमें हमारे पिताजी ने सिखाया है वो अपनी अपनी काबिलियत पर हो। ना मेरे कहने से ये संभाल सकते, ना इनके कहने से मैं संभाल सकता, ना मेरे कहने से अक्षय। ये तो भविष्य के समय में है, कौन कैसा कार्य करेगा और कौन आगे बढ़ता है, कौन संभालेगा और कौन हो सकता है हम तीनों भाई और भी पिताजी की विरासत को और ज़्यादा अच्छा संभाल सकें। अब चूंकि विरासत में है तो एक नए प्लेटफॉर्म आप तैयार करने जा रहे हैं। देखिए, राव साहब अपना काम करके गए थे, उसके बदले में आप यहाँ तक आज खड़े हो गए, अब आप बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि राव साहब जहाँ खड़े करके गए थे उससे आगे जाओगे या अपनी तैयारी या अपनी चीज़ पहले मतलब शुरुआत से करना पड़ेगी चीज़ों से? देखिए, जितनी ताकत से हमारे पूज्य पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया था उसी ताकत के साथ आज हम कांग्रेस में जुटे हैं, तो हम उसी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी का कार्य करेंगे। अच्छा यादविंद, आपसे एक बात करना ये चाह रहा था कि आपकी माताजी और भाई तो आ गए, मगर राव साहब का एक बहुत बड़ा व्यापक जो है क्षेत्र रहा है उनके समर्थकों का। तो ये जो 20 तारीख का आपका कार्यक्रम होने वाला है, क्या उम्मीद करें हम कि कितने लोग? हजारों की संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी में पीड़ित कार्यकर्ता है वो लगातार हम लोगों के संपर्क में है और सभी की मंशा है कि अधिक से अधिक संख्या, मुझे लग रहा है हजारों की संख्या में 20 तारीख को सभी कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होंगे। अच्छा, आप तो हमेशा से इस बीजेपी के रहे हैं और आपने घोषणा की है कांग्रेस में जा रहे हैं, तो आपके साथ और कितने लोग अब इस कार्यक्रम में 20 तारीख को आने वाले हैं और ये कार्यक्रम रहेगा कैसा, जरा इसका डिजाइन बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरे पूज्य पिताजी की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम आज से 4 साल पहले होना तय था। इस कार्यक्रम में जब मूर्ति बनने की, जब वो पार्क बनाने की बात की गई और मैंने सीएम साहब से जब बात की तो उन्होंने कहा कि निश्चिंत रहो, मैं आके उसका मूर्ति का अनावरण करूँगा। 4 साल से लगातार मैं समय मांगता रहा सीएम साहब से। मूर्ति बनी हुई मेरे घर पर, गांव पर रखी हुई थी, पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, पूरा पार्क बना तैयार था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जब दुखी हुआ जब 4 साल तक मैं अपने पिताजी की मूर्ति को देखता रहा घर पर रखी हुई और मैं टाइम नहीं ले पाया और उन्होंने मुझे समय दिया नहीं। तो इस कारण मैंने ये तय किया कि मैं जिस दिन भी पार्टी कांग्रेस ज्वाइन करूँगा उस दिन पहले मैं अपने पिताजी की मूर्ति का अनावरण कराऊंगा। तो जो 20 तारीख को आप आने वाली 20 तारीख को जो कार्यक्रम होगा, कितने लोगों की संख्या आप मान के चल रहे हैं और इसमें भी बीजेपी से कांग्रेस में कितने लोग आ सकते हैं? मैं आपको बता दूं, अशोकनगर जिले से अकेली मैं बात करूं तो 2 से 3 हज़ार लोग तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पुराने और वर्तमान पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके साथ अन्य विधानसभा में बात करूँ तो पिछोर और सिरोन से भी कुछ लोगों के मेरे पास फोन आ, वो भी काफ़ी संख्या में रहेंगे। और मैं आपको संख्या जो बता दूँ वो लगभग सभा की 30 से 40 हज़ार की सभा होने वाली है, जिसमें सभी हमारे समर्थक और कार्यकर्ता रहेंगे।
अच्छा यादव सिंह, आपसे एक सवाल ये है कि आप दोनों भाई लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी आपकी उपेक्षा कर रही है, जैसे आपने कहा कि मूर्ति के अनावरण के लिए समय नहीं दिया, मगर अम्मा जी को जो है बाई इलेक्शन जब हुआ जो है मैन सिंह कालू खेड़ा के, तब उन्होंने टिकट दिया, इनको राज्य मंत्री बनाया, तो और इससे ज्यादा बीजेपी से आपको क्या चाहिए? आपके पिताजी को 6 बार विधानसभा का टिकट दिया, 2 बार लोकसभा का टिकट दिया। देखिए भैया क्या होता है, हम पार्टी के लिए करते हैं, पार्टी हमारे लिए करती है। बिल्कुल मैं मान रहा हूँ कि 6 बार टिकट दिए, सब कुछ हुआ, परंतु उसके बाद जैसे ही सिंधिया जी का भारतीय जनता पार्टी में आना हुआ, लगातार हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते गए, लगातार दुर्व्यवहार करा, हम लोग झेलते गए, परंतु जब सिर से ऊंची हो गई बात, और दूसरी बात विषय हम लोगों का नहीं, विषय हमारे कार्यकर्ताओं का है। हम चाहे तो राजनीति ना भी करते, जमीन जायदाद है भगवान की कृपा से, खूब खेती करते, धंधा बिजनेस करते, परंतु हमें जनता के बीच में रहना है। मेरे पिताजी ने जो विरासत छोड़ी है जनसेवा की, उस विरासत को लेकर हमें जनता की सेवा करने के लिए, जनता की दुख तकलीफों को सुनने के लिए, वो हमारा परम कर्तव्य है, और विषय जनता ही का था। तो जब जनता की सुनवाई और जनता पीड़ित थी, तो जैसा कि अजय ने बताया, बार बार हम लोगों ने संपर्क किया, भारतीय जनता पार्टी को उस समय सभी वरिष्ठ नेताओं से संपर्क किया, जनप्रतिनिधियों से किया, परंतु जब अनसुनी कर दी गई हमारी बातों को, तब जाके पीड़ित होकर जनता के लिए, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हमें एक कदम उठाने पड़े। अच्छा, ये एक बड़ी बात कही है सिंधिया जी के आने के बाद और उनके लोगों ने, तो आपको लग रहा है कि ये एक प्रायोजित तरीके से राव परिवार को या आप लोगों को कमजोर करने के लिए उपेक्षित किया गया है, या प्रशासन में एक संदेश दिया गया है, या ऊपर लेवल पे भी आपको लग रहा है कि ये जानबूझ के किया जा रहा था आपके साथ? देखिए, मैं आपसे बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ के लोकल नेताओं जी जरूर किया होगा, और ये मुझे लगता भी है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि एक राज्य मंत्री के पद पर बैठने के बाद अगर कोई अधिकारी कर्मचारी ना सुने जनता की बात को, तो मैं समझता हूँ इससे मतलब कहीं ना कहीं ऊपर से संदेश था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात थी। तो अब लड़ाई आमने सामने की हो गई है, तो ये मान ली जाए कि सिंधिया जी या उनके लोग आपके सामने होंगे, तो ये चुनौती को आप कैसे स्वीकार कर रहे हैं? सीधे सीधे आप सिंधिया जी को चुनौती दे रहे हैं, या उनके जो लोग आए उनको? देखिए, ना सिंधिया जी को चुनौती है, ना उनके लोगों को चुनौती, जो हमारे सामने चुनाव लड़ेगा उसको चुनौती है। मगर जैसे पिछला चुनाव भी आप और अम्मा जी के साथ में जो है रहा, अब मान लीजिए मंत्री जी का संभावना बनती है, या और भी जो लोग चल रहे हैं, और परिस्थितियां ऐसी रहती हैं कि आमने सामने एक ही परिवार के या एक ही गांव के लोग हैं, तो कितना कठिन होगा चुनाव? क्योंकि चुनाव में तो लगभग सब चीज़ें होती हैं, विरोध। आपको मैं बता दूं, परिवार का विषय कहा तो आपको महाभारत का युद्ध तो याद होगा जी, उसमें भी ऐसी परिस्थितियां थी, परंतु धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी, पाप और अत्याचार की लड़ाई थी, उसके विरुद्ध लड़ाई थी। तो वही उसी परिस्थिति में हम लोग खड़े हैं, चाहे कोई व्यक्ति हमारे परिवार का हो या परिवार का ना हो, बात अपने सिद्धांतों की और जनता के हितों की है, उसको लेकर लड़ाई है। सामने कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे माननीय मंत्री जी हो या कोई अन्य प्रत्याशी हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि हमें इस बार चुनाव लड़ना है, और कांग्रेस पार्टी की तीनों की तीनों सीटें जो हमारे जिले में, उनको जिताना है, और माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने में हम लोगों को योगदान देना है। अच्छा, एक 1.25 साल पुराना मैं एक प्रकरण आपके बीच में उठा रहा हूँ। आपके परिवार के 3 लोग जो है जिला पंचायत में, आपसे जुड़े 1-2 लोग और भी थे, इसके बावजूद जिला पंचायत अध्यक्ष न बन पाना, आपको लगता है कि ये जो आप कह रहे इशारा किया गया था, सब पूरी तरह से उसी का वो था? जी, मैं आपको बता दूं, इस मुझसे बेहतर आप भी जानते हैं, और इस जिले की पूरी जनता को मुझसे बेहतर सबको पता है कि इसमें जिला पंचायत में हुआ क्या था, और सबको कारण ही पता है, और उन सबको ये भी पता है कि ये कहाँ से चाबी घुमाई हुई थी। आप बता दीजिए अपनी तरफ से, जनता आपकी मुंह से सुनना चाह रही है एक्चुअली में। देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरे पास 3 जिला पंचायत सदस्य खुद के घर के थे, मेरे बड़े भैया, माताजी और भाभी, और 2 जिला पंचायत सदस्य मैंने खुद लड़ाए हुए थे। तो हम 5 जिला पंचायत के सदस्य जीत कर आए थे। एक आदमी आपके पास नहीं आ पाया? एक आदमी किसी कारणवश हमारे यहाँ से छूट के चला गया, तो 4 सदस्य हम रह गए। उसके बाद मैंने जब वरिष्ठ नेतृत्व से बात की, तो उन्होंने कहा कि आप सिंधिया जी से बात करिए। जब मैंने सिंधिया जी से बात की, तो उन्होंने बैठ के बात भी की, और उन्होंने कहा आपका मैंडेट पक्का, आप जाइए। चूंकि अगले दिन वोट डालना था, मैं तुरंत दिल्ली से भोपाल पहुंचा, हमारे प्रदेश के नेतृत्व से मिला, उनसे बात की कि मेरे ऐसी ऐसी बात हो गई है,
तो उन्होंने फ़ोन लगाया कि अशोकनगर ज़िले के लिए, जिला पंचायत के लिए कोई इंस्ट्रक्शन है क्या? तो उन्होंने वहाँ से कहा कि नहीं, अशोकनगर के लिए कोई जिला पंचायत के लिए किसी को मैंडेट नहीं देना। ये मेरे आंखों देखी बात है, जो और मैं कि उसके आपसे कह दिया गया था कि आपको ही मुझसे कह दिया गया था। और मैं आपको खुला और बता देता हूँ, जी उसमें माननीय सिंधिया जी, मैं, हमारे प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह जी और हमारे मुंगावली के मंत्री ब्रजेंद्र सिंह जी, जो हमारे चाचा लगते हैं, हम चारों लोग के बीच में बैठ के बात हुई और आधे घंटे तक बात हुई और ये तय हुआ कि जिला पंचायत का अध्यक्ष आपको बनाना और आपका मैंडेट तय है। और उन्होंने बोला आप यहाँ से जाइए और आप तो तैयारी कीजिए, आपका मैंडेट आपके पास पहुँच जाएगा। उसके बाद ऐसा धोखा देना, बहुत सारी ऐसी, अब मैं कहानी नहीं चाहता कि मैं सबके सामने करना चाहूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी कहानी मेरे अंदर है जो मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने तो क्या उपचुनाव में वो सब चुनाव में ये सब कहानियां बाहर आएंगी जो पिछले कुछ वर्षों में आपने झेली है? बिल्कुल, जो झेली होंगी वो सब जनता के सामने होगा जी। तो क्या लग रहा है कि जिला पंचायत में जो एक प्रकरण हुआ उसने एक जमीन तैयार की आपको बीजेपी से मोह भंग करने की? देखिए, वो भी एक कारण हो सकता है जी। एक केवल जिला पंचायत कारण नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया, कारण बहुत सारे हैं। कहीं ना कहीं जो मूल जो कारण है वो हमारे कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता के साथ लगातार दुर्व्यवहार और उनको परेशान जो किया जा रहा था, प्रमुख कारण वो है। जिला पंचायत भी एक उसका कारण हो सकता है बिल्कुल, एक कारण वो भी है। ऐसे कई प्रकार के कारण है। जब सिर से ऊंची बात हो गई तब जाकर हमने देखा कि अब तो कोई मतलब नहीं है, कोई सुनवाई वाला नहीं बचा। और चूंकि हमें जनता की सेवा करना है और ऐसे जनता की सेवा कैसे कर पाएंगे, तब जाकर हम लोगों के द्वारा एक कदम उठाया गया था। एक मुंगावली जो विधानसभा है आपकी, एक कम्युनिटी के लिहाज से अगर देखी जाए तो यादव बाहुल्य है, मतलब बहुतायत में भी है और कई बार जो है निर्णायक स्थिति में भी होती है। मगर ऐसी परिस्थिति जब दोनों प्रत्याशी बीजेपी कांग्रेस से इसी समाज के आते हैं तो लगता है कि चुनौती बहुत बड़ी होने वाली है। देखिए, युद्ध और चुनाव जी ये तो समय और परिस्थिति तय करते हैं। बाकी हमारा कार्य होता है जनता के बीच में जाना, अपनी बात रखना, उनसे अपने लिए मत मांगना, ये हमारा कार्य है और बाकी जो समय आएगा उसमें होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे है कि बड़े भाई के लिए तो आपने स्थान हो गया कि बीजेपी टिकट मिल गया, अब बने ना बने वो एक अलग विषय है, जनता तय करेगी। अब अजय अपना राजनीतिक करियर कांग्रेस में कहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, घर में एक ही नेता होता है जहाँ तक मैं समझता हूँ जी, और वो मेरे बड़े भैया हैं। रही बात, मैं आपको एक और बात स्पष्ट कर दूँ, राजनीति कभी शर्तों से और नहीं होती है और मैंने ना मेरी किसी प्रकार की कोई कांग्रेस पार्टी से शर्त है, ना किसी प्रकार की कोई बात है, ना मैंने कहीं से टिकट मांगा है और ना मैंने भविष्य के लिए कोई उनसे तय किया है कि मुझे कोई पद चाहिए। मैंने कहा मुझे में काबिलियत होगी तो मैं कहीं ना कहीं। अच्छा, इस आपके इस्तीफा देने के पहले ये लगातार ये सवाल भी खड़ा हो रहा था कि दोनों नावों पर सवार है इस समय राव परिवार, बीजेपी और कांग्रेस से अगर सरकार बनती है और ये आ जाती हैं तो आपका परिवार कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। तो आखिरी वक्त में ये जो दो नावों पर सवार वाला प्रश्न आप पर खड़ा हुआ था वो हटा है जी। तो क्या लग रहा है कि परिवार बहुत महत्वपूर्ण रहा है इस मामले में? परिवार महत्वपूर्ण तो होता ही है जी, और दो नावों पे पैर रखने वाला लंबा चलता भी नहीं, ये हमने हमेशा इतिहास में देखा है। तो हमने अपने पिताजी से भी सीखा, जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, ताकत के साथ रहो, दम से रहो, चाहे हमारा कार्यकर्ता हो चाहे पार्टी हो। अच्छा, कांग्रेस एक आरोप लगाती रहती है कि जैसे ही बीजेपी में से आदमी जो हटता है तो उसके पीछे ईडी टीडी तमाम सारी चीज़ें पड़ जाती हैं और अब उसमें जाता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो आपको लग रहा है कि वो पुण्य भूमि से बाहर आए तो कुछ चीज़ें परेशानी करेंगी? बिल्कुल, हम तो हर परिस्थिति में तैयार खड़े हैं। अगर हमने गलत किया होगा तो बिल्कुल हमारे साथ गलत होगा। एक सवाल आखिरी आपसे कि अब जब चुनाव में जा रहे हैं परिवार साथ में है तो आत्मविश्वास तो बड़ा ही होगा? बिल्कुल 100% आत्मविश्वास बढ़ता है और जब एक के दो हो और दो के चार हो तो बिल्कुल ताकत भी 4 गुनी बढ़ जाती है। एक सवाल आखिरी कि राव साहब जिस बड़े सोच के साथ काम करते थे, लगता है कि उसका दबाव आपके ऊपर रहेगा, उनके जैसा काम कर पाना आपके लिए अभी भी एक बड़ी चुनौती है? बिल्कुल, मैं मेरे पिताजी के जो पद चिन्हों पर है उन पर चलने की पूरी प्रयास करेंगे और मेरे पिताजी ने सच्चाई के लिए लड़ना हम लोगों को सिखाया, जनसेवा हमको सिखाई, तो उनके जो पद चिन्ह हैं और जो उनकी विचारधारा है उसी पर चलने का कार्य हम लोग करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि हम अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चल सकें और उनका नाम रोशन कर सकें। आप दोनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि चुनाव अभी चलेगा तो मुझे लगता है बहुत हाई प्रोफाइल होने वाला है, तो मैं आपके बीच में फिर से आता रहूँगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।